वेलकम टू एजुकेशनल मास क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड के ज्योग्राफी के चैप्टर 1 संसाधन एवं उपयोग के पार्ट 2 वीडियो। अगर आप लोग अभी तक पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में विजिट करके पार्ट 2 वीडियो देख लीजिएगा। और आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग क्लास 10th जो है 2027 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप इस वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है। पूछेगा अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर आप लोग क्या लिखिएगा। तो किसी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र पर उस देश का अधिपत्य होता है। यानी किसी देश, मान लो एक देश ही हो गया, तो इस देश से 200 किलोमीटर की दूरी पर जो देश उसी देश का अधिकार होता है, जिसका केवल वही बिजली, मत्स्य पालन, परिवहन आदि के लिए कर सकता, अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। यानी कोई एक ठो देश हो गया, उस देश के 200 किलोमीटर तक का खुले महासागरीय क्षेत्र उस देश के अंतर्गत आता है। और ये जो 200 किलोमीटर खुले महासागरीय क्षेत्र होता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र समझ में आ गया। अब हम अगला देखते हैं, अगला क्या बोलता है। आगे है कि विकास के स्तर पर संसाधन के 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। यानी पूछे विकास के स्तर पर संसाधन कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, तो 4 वर्गों में। पहला संभावित संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा संचित कोष संसाधन, संचित कोष संसाधन के हम लोग आरक्षित संसाधन बोलते हैं, चौथा भंडार संसाधन। विकास के स्तर के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में। आप लोग चारों भाग देख चुके हैं। अब हम लोग चारों भाग के बारे में पूरा एक्सप्लेन करके देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है मेरा, तो सबसे पहला संभावित संसाधन। तो संभावित संसाधन किसे कहते हैं, तो ये संसाधन क्षेत्र उपलब्ध होते हैं, यह संसाधन क्षेत्रों में उपलब्ध होते हैं। कहाँ पर होते हैं संभावित संसाधन, तो क्षेत्रों में उपलब्ध होते हैं, लेकिन इनका उपयोग अभी तक नहीं किया गया। संभावित संसाधन का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है या इसकी विस्तृत जांच नहीं हुई है। संभावित संसाधन का उपयोग में कैसे होता है, तो इसको अभी विस्तृत अच्छे तरीके से जांच नहीं किया गया है और यह अभी अच्छे से उपयोग नहीं हुआ, इसी को हम लोग संभावित संसाधन। संभावित से पता चल रहा है कि इसकी संभावना है उपयोग में आने की। अब हम लोग देखते हैं विकसित संसाधन। विकसित संसाधन किसे कहते हैं, तो विकसित संसाधन ये संसाधन ऐसे हैं जिनका उपयोग शुरू हो गया है, जिनका उपयोग क्या हो गया, शुरू हो गया है और इसकी मात्रा तथा गुणवत्ता का पता चल गया। विकसित संसाधन में क्या होता है, तो जिनका उपयोग शुरू हो गया और इसका मात्रा तथा गुणवत्ता का क्या हो जाता है, पता चल जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विकसित संसाधन कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं भंडार संसाधन। भंडार संसाधन किसे कहते हैं, तो भंडार संसाधन ये संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध है। ये संसाधन कहाँ रहते हैं, तो पर्यावरण में उपलब्ध रहते हैं और इसका उपयोग मानव आवश्यकताओं के लिए किया जाता है। भंडार संसाधन का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो मानव आवश्यकताओं के लिए किया जाता है, लेकिन उपयुक्त तकनीकी या प्रौद्योगिकी की कमी के कारण इनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। भंडार संसाधन में क्या होता है, तो ये संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध रहते हैं और इनका उपयोग मानव उपयोग के लिए किया जाता है, लेकिन अच्छा तकनीकी नहीं मिलने के कारण इसका उपयोग अभी तक नहीं हो पा रहा है। आशा करते हैं कि आप लोगों को भंडार संसाधन भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आरक्षित संसाधन के बारे में देखते हैं। तो आरक्षित संसाधन में क्या कहते हैं, आरक्षित संसाधन ये संसाधन भंडार का ही हिस्सा होता है। आरक्षित संसाधन किसका हिस्सा होता है, तो भंडार का ही हिस्सा होता है। किसका हिस्सा होता है, भंडार का ही हिस्सा होता है जिन्हें उपयुक्त तकनीकी के माध्यम से उपयोग किया लाया जा सकता है। यानी इसका तकनीकी के माध्यम से हम लोग उपयोग में ला सकते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आरक्षित संसाधन। आशा करते हैं कि आप लोग को चारों के चारों बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं संभावी एवं संचित कोष में अंतर देखते हैं। संभावी एवं संचित कोष संसाधन में अंतर स्पष्ट किया। यह क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा तो इसको तरफ क्या लिखिएगा, तो सबसे पहले संभावित संसाधन के बारे में लिखें। तो ये संसाधन क्षेत्र में उपलब्ध होते हैं। ये संसाधन कहाँ उपलब्ध होते हैं, तो क्षेत्र में उपलब्ध होते हैं, लेकिन इनका उपयोग अभी तक नहीं किया जा सका, इसी की विस्तृत जांच नहीं है। यानी जो संभावित संसाधन है इसका अच्छे से जांच अभी नहीं हुई, इसकी जांच चलते रहता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संभावी संसाधन कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं संचित कोष संसाधन। संचित कोष संसाधन में क्या होता है, तो संचित कोष संसाधन में ये संसाधन भंडार का ही हिस्सा होता है। ये संसाधन किसका होता है, तो भंडार का ही हिस्सा होता है और जिन्हें उपयुक्त तकनीकी के माध्यम से उपयोग किया जाता है।
तकनीकी के माध्यम से क्या किया जाता है, उपयोग किया जा सकता है संचित कोश संसाधन के। अब हम लोग कुछ अगला पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट में क्या लिखा हुआ, तो सबसे पहला है कि भारत के गुजरात राज्य में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर लगाए जा रहे हैं। तो पूछेगा भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है, तो कौन सा राज्य हो जाएगा, तो भारत के गुजरात राज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं। यह किसने बोला था, तो किसने बोले थे, महात्मा गांधी ने बोले थे। क्या बोले थे कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं। यह कथन किसका, तो महात्मा गांधी के। आशा करते हैं कि आप लोग को सारे के सारे पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अब लोग संसाधन संरक्षण देखते हैं। संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं, तो संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखे, यानी संसाधन को संरक्षित करना क्यों जरूरी है उसके बारे में लिखना। तो सभ्य एवं सांस्कृतिक के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है। सांस्कृतिक के विकास में क्या होती है, संसाधनों की अहम भूमिका होती है। संसाधनों को विवेकपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्या के समाधान हेतु उपयोग करना ही संरक्षण कहलाता है। तो संसाधनों को विवेकपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्या के समाधान हेतु उपयोग करना ही क्या कहलाता, संरक्षण कहलाता। भविष्य में आने वाले पीढ़ियों को इसी रूप में संसाधन मिले, अतः इसका संरक्षण बचाव करना बहुत जरूरी है। अगर हम संसाधन का संरक्षण नहीं करेंगे तो कुछ टाइम आते आते संसाधन का कच हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और आने वाली पीढ़ी संसाधन को नहीं देख पाएंगे। इसलिए हमको संसाधन का संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है। अब लोग अगला देखते हैं। अगला में क्या बोला, आगे में है कि संसाधन के निर्माण में तकनीकी की क्या भूमिका है, स्पष्ट करें। यानी जब हम संसाधन का निर्माण करते हैं तो उसमें तकनीकी की क्या भूमिका रहता है उसके बारे में लिखने के लिए बोल रहे थे। इसका उत्तर क्या लिखेंगे, तो उत्तर संसाधन के निर्माण में तकनीकी की अहम भूमिका होती है। संसाधन के निर्माण क्या होता है, तकनीकी की अहम भूमिका होती है, क्योंकि विभिन्न उपकरणों और मानव कुशलता के कारण ही संसाधनों का खोज किसी भी स्थान पर उत्खनन से पहले की जा सकती है। यानी क्योंकि विभिन्न उपकरणों और मानव कुशलता के कारण ही हम लोग संसाधन की खोज कर सकते हैं। बिना तकनीकी अथवा कार्य कौशल से निपुणता के बिना संसाधन का खोज एवं उपयोग की विधि पाना संभव नहीं है। यानी हम लोग बिना तकनीकी के संसाधन के नए नए संसाधन खोज नहीं कर पाएंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को संसाधन निर्माण तकनीकी की क्या भूमिका आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगला बोलता है, अगले में क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोला कि संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा का व्याख्या करें। यानी जब संसाधन का विकास हो रहा है तो उसमें सतत विकास की क्या अवधारणा उसके बारे में लिखने के लिए बोल रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग कि संसाधन मनुष्य की जीविका का आधार है। संसाधन किस क्या, तो मनुष्य की जीविका का आधार। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा अति आवश्यक है। यानी जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास यानी लगातार विकास की अवधारणा अति आवश्यक है। सतत विकास का अर्थ है वर्तमान में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों को आवश्यकताओं को ध्यान में रखना है। यानी सतत विकास का क्या अर्थ होता है, तो अपना आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को भी ध्यान में क्या होता है, रखना पड़ता है। यह संसाधनों के उपयोग में संतुलन बनाए रखने पर जोर देता है। सतत विकास क्या करता है, तो संसाधनों को उपयोग में संतुलन बनाए रखने पर क्या देता है, जोर देता है, ताकि पर्यावरण, आर्थिक और सामाजिक स्थिर सुनिश्चित हो सके। इसका मतलब यह है कि हमें संसाधन को उपयोग इस तरह से करना चाहिए कि वे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध रहे। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, संसाधन का उपयोग करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं अगला, आगे में बोल रहा है कि संसाधन के संरक्षण के उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम। यानी संसाधन को बचाने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं जो इस प्रकार है। सबसे पहले क्या, तो मेधा पाटेकर का नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो पूछेगा नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने किया था, तो मेघा पाटेकर ने। कब किए थे, 1988 में। कब किए थे, 1988 में। दूसरा, सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन। पूछेगा चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने। कब किए थे, तो 1972 में। संदीप पांडे का वर्षा जल संचयन। संदीप पांडे क्या, तो वर्षा जल संचयन। पूछेगा वर्षा जल संचयन किसने शुरुआत किया था, तो संदीप पांडे ने। नर्मदा बचाओ आंदोलन
तो मेधा पाटेकर। सुंदरलाल बहुगुणा ने किसके शुरुआत किए थे? तो चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1972 में। और नर्मदा बचाओ आंदोलन अभियान 1988 में। आशा करते हैं कि सारे की सारी बात समझ में आ रहा होगा। हम लोग कुछ अब महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट में क्या बोल रहा है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु सबसे पहले स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में आयोजित किया गया था। यानी पर्यावरण संरक्षण हेतु स्टॉकहोम में 1972 में विश्व शिखर सम्मेलन, कौन सा? तो विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन के बाद प्रति 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता। तो पूछेगा पर्यावरण दिवस कब मनाया था? तो 5 जून को। सबसे पहले विश्व शिखर सम्मेलन की शुरुआत कब हुआ था? तो 1972 में। कहाँ पर हुआ था? तो स्टॉकहोम में। कहाँ पर हुआ था? स्टॉकहोम में। प्रति कितने वर्षों को मनाया जाता पर्यावरण विश्व शिखर सम्मेलन? तो 5 जून को मनाया जाता। कब मनाया था? 5 जून को। आशा करते हैं कि सारी की सारी बात समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग ये सारी बात समझ में आ रहा हो तो इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप इस वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो में जितना भी हम पढ़ाए होंगे सारी की सारी समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोग इस वीडियो का PDF बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल में जाकर के जुड़ जाइए। हम इसका PDF बिल्कुल फ्री में वहाँ पे उपलब्ध करवा देते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।